जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा क्लास में पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन है 2020 से लेकर के 2025 तक, यानी 2024-25 सत्र वाले एग्जाम तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं इस क्लास में इंक्लूड किया हूँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्लास है, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। काफ़ी डीपली ये क्लास होने वाली है, तो धैर्य रख के पढ़ेंगे तभी आप हमारे साथ पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। आपके पेपर का नाम क्या है? तो सर जी आपके पेपर का नाम रहने वाला है समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं का परिचय, इंट्रोडक्शन टू बेसिक। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी आपको पढ़ना है बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो पेपर कोड है SOC 101F रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। और ये जो क्लास है उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और उससे अफिलेटेड कॉलेज है सभी क्लास के लिए है, जहाँ भी आपके इंट्रोडक्शन टू द ठीक है इंट्रोडक्शन टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी पढ़ाया जाता है, सभी बच्चों के लिए ये अनिवार्य है। ठीक है, चलिए बाकी आओ। और जैसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, इनका डेट शीट आ गया है। और इसमें देखे जाए तो माँ सकुम्बरी यूनिवर्सिटी इसका नहीं आया है। महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का, ठीक है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़, आपका भी डेट शीट लगभग आ ही गया है, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। जिनका लिखित एग्जाम है वो हमें इस नंबर पर मैसेज कर देंगे। मैं लिखित क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। 584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना है। ठीक है, कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है, ध्यान रखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन बुक के बारे में पूछा गया है। द रूल्स ऑफ द सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल से ये पूछ रहा है आपके एग्जाम में। तो देखें, इस पुस्तक को लिखा है एमिल दुर्खिम ने। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। पूछता है द रूल्स ऑफ द सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक का प्रकाशन या फिर द रूल्स ऑफ द सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक को एमिल दुर्खिम ने कब लिखा था? ठीक है, ये दो क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान में रखना है। द रूल्स ऑफ द सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक एमिल दुर्खिम है। हो गया एक क्वेश्चन। 1895 में यह पुस्तक लिखी गई थी एमिल दुर्खिम के द्वारा। ठीक है, उन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए उचित पद्धति को परिभाषित करने का प्रयास किया था इस पुस्तक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक व्याधिकी और सामाजिक प्रक्रियाओं में विभक्त किया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन्सबर्ग ने विभक्त किया है समाजशास्त्र को। जिन्सबर्ग ने दोस्तों समाजशास्त्र को 4 भागों में विभाजित किया था। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपेंगे। जिन्सबर्ग समाजशास्त्र को 4 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया। पहला क्षेत्र है सामाजिक स्वरूप शास्त्र यानी सोशल मॉर्फोलॉजी। दूसरा है सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा है सामाजिक प्रक्रिया यानी सोशल प्रोसेस। और तीसरा है सामाजिक व्याधिकी यानी सोशल पैथोलॉजी। ठीक है, मैं जिन्सबर्ग ने विभक्त किया है 4 भागों में समाजशास्त्र को। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, गुरुजी सामाजिक स्वरूप शास्त्र क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण क्या है? क्योंकि इसके बारे में भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो सामाजिक स्वरूप शास्त्र, इसमें जनसंख्या की मात्रा और गुणवत्ता, सामाजिक संरचना और सामाजिक प्रकारों का अध्ययन शामिल है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण में क्या है? तो समाज में व्यवस्था बनाए रखने वाले कारकों का अध्ययन है सामाजिक नियंत्रण में। पढ़ के ही आपको लग रहा है सामाजिक नियंत्रण यानी समाज को नियंत्रण किया जा सकता है किसी के द्वारा, किसी चीज़ के द्वारा। ठीक है, अच्छा तीसरे में क्या है? तो सामाजिक प्रक्रिया है यानी सोशल प्रोसेस, समाज के विकास और परिवर्तन से संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन है इसमें। ठीक है, सामाजिक व्याधिकी यानी समाज में आने वाली समस्याओं या असमानताओं का अध्ययन है इसमें। ठीक है ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि, ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का विज्ञान है? ये स्टेटमेंट दिया है अगस्त कांटे ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में कुछ बताइए, इमेल दुर्खिम के बारे में, मैक्स वेबर के बारे में बिल्कुल बताएंगे। ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। देखिए, अगस्त कांटे को समाजशास्त्र के संस्थापक और जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र शब्द को गढ़ा था और इस बात पर जोर दिया कि समाज का अध्ययन वैज्ञानिक तरीकों से किया जाना चाहिए। ठीक है,
हर्बर्ट स्पेंसर कौन है? तो चार्ल्स डार्विन से प्रभावित थे हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है। समाज के विकास की व्याख्या करने के लिए सामाजिक डार्विनवाद के सिद्धांत का विकास किया था। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। सामाजिक डार्विनवाद जो सिद्धांत है किसने दिया है? सामाजिक डार्विनवाद सिद्धांत किसने दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर जो है किससे प्रभावित थे? चार्ल्स डार्विन से। ठीक है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमिल दुर्खिम, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, एमिल दुर्खिम आपके ऑप्शन में थे। तो एमिल दुर्खिम को समाजशास्त्र का एक अकादमिक अनुशासन के रूप में स्थापित करने और सामाजिक तथ्यों के अनुभवजन्य अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एमिल दुर्खिम ने। ठीक है ना, समाजशास्त्र को एक अकादमिक अनुशासन के रूप में स्थापित करने और सामाजिक तथ्यों के अनुभवजन्य अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरे आपके मैक्स वेबर, समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था मैक्स वेबर ने, खास करके सामाजिक क्रिया और व्याख्यात्मक समाजशास्त्र। ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है? तो देखिए, फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति, ये दोनों समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव में दोनों मुख्य घटना शामिल है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों करेक्ट है। ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई वर्ष से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। फॉकवेज पुस्तक किसने लिखी है, या फिर फॉकवेज पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? फॉकवेज पुस्तक को लिखा है समनर महोदय ने। ठीक है ना, समनर महोदय ने लिखा है फॉकवेज, सी ऑप्शन आपका राइट है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो फॉकवेज पुस्तक विलियम ग्राहम समनर, इनका पूरा नाम है विलियम ग्राहम समनर, इनके द्वारा लिखी गई थी, जो एक प्रतिष्ठित समाजशास्त्री थे समनर। अच्छा, जो फॉकवेज पुस्तक है 1906 में प्रकाशित हुई थी और इसमें समाजशास्त्र के मानदंडों, नियमों और सामाजिक नियंत्रणों की व्यापक समझ प्रस्तुत की गई है। ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह किसने कहा? यह जो स्टेटमेंट है गिडिंग्स महोदय का है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र के लखनऊ संप्रदाय का प्रणेता किसे माना जाता है? लखनऊ संप्रदाय का प्रणेता राधा कमल मुखर्जी को माना जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। क्यों माना जाता है गुरुजी? चलिए बता देते हैं क्यों माना जाता है। देखें, समाजशास्त्र के लखनऊ संप्रदाय के प्रणेता राधा कमल मुखर्जी को माना जाता है क्योंकि, अच्छा, राधा कमल मुखर्जी को माना जाता है, पहले ये वाला पढ़ लेंगे राधा कमल मुखर्जी के बारे में, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। उन्हें लखनऊ संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है राधा कमल मुखर्जी को। उन्होंने 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की और इसे भारत में सामाजिक विज्ञान अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लखनऊ को। ठीक है। अच्छा, समाजशास्त्र के लखनऊ संप्रदाय के प्रणेता राधा कमल मुखर्जी को माना जाता है। उनके साथ डी.वी. मुखर्जी थे और डी.एन. मजुमदार जैसे विद्वान भी जुड़े हुए थे और इन तीनों को लखनऊ त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसने लखनऊ विश्वविद्यालय को सामाजिक विज्ञान का एक प्रमुख केंद्र बनाया। क्लियर हो गया? ठीक है ना, बिल्कुल। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो देखिए, सोरोकिन आपके स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है, बाकी वीरकांत, वॉन बीच और सिम्मेल ये तीनों आपके स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है, सोरोकिन संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। चले, सोरोकिन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। स्वरूपात्मक संप्रदाय जॉर्ज सिमेल, वॉन बीच, वीरकांत और मैक्स वेबर जैसे समाजशास्त्रियों द्वारा समर्थित था। ठीक है, यानी इनके द्वारा समर्थन किया गया था। स्वरूपात्मक संप्रदाय का ध्यान सामाजिक संबंधों के रूप पर होता है। ठीक है ना। चले, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसे भारत में समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो जीएस घुरिये, सदाशिव जीएस घुरिये, ठीक है ना, जीएस घुरिये को भारत में समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। जीएस घुरिये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है।
इनका पूरा नाम क्या है? गोविंद सदाशिव घुरिये। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक समाज के अंतर्गत मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम है समाजशास्त्र। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पूछा गया है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, निम्नलिखित में से वह किसका कथन है, यानी ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है? आगंस काम्टे ने कहा था। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और बुक से रिलेटेड दो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, ऐसे ही नहीं मैं कह रहा हूँ, पिछले कई वर्षों से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग चैनल पर भी विजिट करके देख लीजिएगा। ठीक है, देखें, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। क्या है? समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। यह कथन इस कथन से कौन संबंधित है? तो मैकाइवर एवं पेज। ठीक है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है, यह किसने कहा है? मैकाइवर एवं पेज ने। लगातार ये क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में हर साल। ठीक है, देखिए मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। उन्होंने अपनी पुस्तक समाज में इसकी व्याख्या की है। पूछता है कि सोसाइटी पुस्तक को किसने लिखा है? सोसाइटी पुस्तक किसका है? मैकाइवर एवं पेज का। सोसाइटी को हिंदी में समाज कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन समाज की प्रकृति को सही रूप में दर्शाता है? तो समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, ये जो कथन है ये सही रूप में दर्शा रहा है। ठीक है, समाज के बारे में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गति शास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया? तो आगंस काम्टे ने किया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पूछा गया है कि पुस्तक द सोशल आर्डर के लेखक हैं। द सोशल आर्डर के लेखक रॉबर्ट बिरस्टीड हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मिल्स के द्वारा। सी राइट्स मिल्स के द्वारा लिखी गई है। ए ऑप्शन आपका राइट है। थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लीजिए, पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था। ठीक है, यह भी जानना अनिवार्य है। तो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक सी राइट्स मिल्स द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक 1959 में प्रकाशित हुई थी और इसमें मिल्स ने व्यक्तिगत समस्याओं और बड़े सामाजिक मुद्दों के बीच संबंध को समझने के लिए समाजशास्त्री कल्पना की अवधारणा को विकसित किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कोंत ने समाज के विज्ञान को कौन सा नाम दिया था जब तक उन्होंने सोशोलॉजी शब्द की रचना नहीं कर ली थी? तो जब तक आगंस काम्टे ने समाज को विज्ञान नाम नहीं दिया था, सोशोलॉजिकल शब्द की रचना नहीं कर ली थी। तो देखें इसमें इसका राइट आंसर है बिल्कुल। देखें, जब तक सोशोलॉजी शब्द की रचना नहीं हुई थी तब तक आगंस काम्टे ने समाजशास्त्र को सोशल फिजिक्स नाम दिया था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले देखें, कोंत ने सोशोलॉजी शब्द की रचना करने से पहले समाज के विज्ञान को सोशल फिजिक्स कहा था। उन्होंने 1838 में इसका नाम बदलकर समाजशास्त्र कर दिया था। आपके एग्जाम में पूछता है कि सोशल फिजिक्स जो नाम है कोंत महोदय ने बदलकर इसका नाम किस सन में समाजशास्त्र किया था? तो 1838 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस जो मैं ये की पॉइंट पढ़ा रहा हूँ ना, ये की पॉइंट में से आपके क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आपको की पॉइंट भी साथ में पढ़ाता रहता हूँ ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्योर सोशोलॉजी लिखी गई है। प्योर सोशोलॉजी जो पुस्तक है यह लेस्टर एफ वार्ड के द्वारा लिखी गई है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र के संदर्भ में समाज किससे बनता है? तो समाजशास्त्र के संबंध में जो समाज है वह व्यक्तियों के बीच संबंध और सामाजिक संस्थाओं से बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी और सी आपके दोनों राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं है? देखिए, कॉलेज, समाज सुधार संगठन और राजनीति दल, ये तीनों आपकी क्या है? ये तीनों समिति हैं। गांव क्या है? गांव आपका समुदाय है। क्या है बाबू? गांव आपका समुदाय है, समिति नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन मानता है। तो जो आपके इमाइल दुर्खिम है ये समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन मानते हैं। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, आपके डाउट भी क्लियर होंगे। इमाइल दुर्खिम समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन मानते हैं। उन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, जिसमें सामाजिक मानदंडों और मूल्यों का अध्ययन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1838 में समाजशास्त्र नाम देने से पहले आगन्स काम्टे ने इसे क्या नाम दिया था। सोशल फिजिक्स दिया था, अभी ऊपर मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको जो की पॉइंट है उसे मिस नहीं करना है। निम्नलिखित में से किसने यांत्रिक समाज के संबंध में उल्लेख किया है। यांत्रिक समाज के संबंध में इमाइल दुर्खिम ने उल्लेख किया है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। अच्छा, यहाँ ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें देखिए दुर्खिम, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, इनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए समाजशास्त्री एमिल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में यांत्रिक एकता यानी मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और सावयवी एकता यानी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की अवधारणाएं प्रस्तुत की। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि यांत्रिक एकता क्या है, सावयवी एकता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको जानना अनिवार्य है। तो यांत्रिक समाज वह समाज होता है, यानी यह एक तरीके से समाज है, या फिर समाज में क्या होती हैं, परंपराएं होती हैं। ठीक है, तो यांत्रिक समाज यह परंपरा छोटे पैमाने के समाजों में पाई जाती है, जहां लोगों में समानता, एक जैसे मूल्य और विश्वास होते हैं। सामाजिक एकता लोगों की समानता और सामूहिक चेतना पर आधारित होता है। सावयवी एकता क्या है, तो यह आधुनिक बड़े और जटिल समाजों में पाई जाती है, जहां श्रम का विभाजन अधिक होता है। सामाजिक एकता लोगों की परस्पर निर्भरता, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने पर आधारित होता है। ठीक है, चलें मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और स्पेंसर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए मैक्स वेबर ने सामाजिक कार्रवाई, प्राधिकारों के प्रकार और नौकरशाही जैसी अवधारणाओं पर काम किया, न कि यांत्रिक समाज पर। नौकरशाही पूछता है, नौकरशाही की अवधारणा किसने दी, मैक्स वेबर ने। कार्ल मार्क्स के बारे में जानिए, तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष पूछता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, लगभग 4-5 बार, 4-5 सालों से ये क्वेश्चन पूछा है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी, कार्ल मार्क्स ने। पूंजीवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा किसने दी है, कार्ल मार्क्स ने दी है। ठीक है, उन्होंने यांत्रिक समाज की अवधारणा को परिभाषित नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में जान लीजिए, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास के सिद्धांत पर जोर दिया और समाज की तुलना एक जीवित यानी ऑर्गेनिज्म सावयवी व्यवस्था से की है, लेकिन यांत्रिक एकता शब्द का प्रयोग विशेष रूप से दुर्खिम से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें निम्नांकित में से कौन सा समुदाय की विशेषता नहीं है। देखिए समुदाय में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी होता है, हम की भावना होती है, समुदाय में सामूहिक जीवन भी होता है, ऐच्छिक सदस्यता ये जन्म से निर्धारित होती है, समुदाय की विशेषता नहीं होती है। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से। अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा दी गई है, कई सालों से ये पूछ रहा है लगातार। समनर के द्वारा अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा दी गई है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, देखिए अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा विलियम ग्राहम समनर द्वारा दी गई थी, जिन्होंने अपनी पुस्तक फॉकवेज 1906 यानी 1906 में इस अवधारणा को पेश किया था। पूछता है आपके एग्जाम में, अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा को समनर ने कब दिया था, 1906 में दिया था। किस पुस्तक में, फॉकवेज पुस्तक में। ये टाइपिंग में गलती हो गई है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है। गांव क्या है, समुदाय है, समिति नहीं है। क्या है, गांव आपका समुदाय है बाबू। ठीक है, क्या है, समुदाय है, समिति नहीं है। कॉलेज, सुधार संगठन, राजनीति दल ये आपके समिति हैं। ठीक है, गांव आपका समुदाय है, समिति नहीं है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र की भाषा में एक गांव क्या है। समाजशास्त्र की भाषा में गांव एक समुदाय है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चिल्ला चिल्ला करके मैंने बताया, ये क्वेश्चन आएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखें, पूछा जा रहा है आपसे कि एक मान्य संरचना के अंतर्गत परस्पर अंतःक्रिया करने वाले व्यक्तियों के संग्रह को कहा जाता है। अंतःक्रिया करने वाले संग्रह को एक मान्य संरचना के अंतर्गत तो सामाजिक समूह कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लिटिल कम्युनिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने द लिटिल कम्युनिटी नामक पुस्तक लिखी है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि समिति एक समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है? मैकाइवर ने कहा था। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर पूछा जा रहा है आपसे कि सामाजिक संबंधों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक संबंधों का मुख्य उद्देश्य होता है संबंध बनाने और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सामाजिक संबंध के निर्माण में केंद्रीय तत्व है। सामाजिक संबंध के निर्माण में केंद्रीय तत्व आपके पारस्परिक मान्यता और जागरूकता होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार के सामाजिक संबंध को पारिवारिक संबंध या नातेदारी द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो प्राथमिक संबंध के द्वारा परिभाषित किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, गुरुजी प्राथमिक संबंध क्या है, द्वितीयक संबंध क्या होता है, औपचारिक संबंध क्या होता है, अस्थायी संबंध क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में भी आपको जानना अनिवार्य है। देखें, परिवार संबंधों या नातेदारी को प्राथमिक संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये संबंध जन्म से ही रक्त संबंधों या विवाह के माध्यम से बनते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच निकट व्यक्तिगत और भावनात्मक बंधन पर आधारित होते हैं। ठीक है, प्राथमिक संबंध क्या है, चले देखते हैं। देखिए, प्राथमिक संबंध ये प्रत्यक्ष व्यक्तिगत, ऊपर वाला जो पढ़े हैं वो भी प्राथमिक संबंध से संबंध है। ठीक है ना, तो प्राथमिक संबंध ये प्रत्यक्ष व्यक्तिगत और भावनात्मक संबंध है जो अक्सर एक परिवार के सदस्य के बीच पाए जाते हैं। रिश्तेदारी जैसे कि रक्त और विवाह से जुड़े संबंध प्राथमिक संबंधों के उदाहरण हैं। अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। द्वितीयक संबंध क्या होता है? तो ये आमतौर पर एक समुदाय या एक समूह के सदस्यों के बीच के संबंध होते हैं, द्वितीयक संबंध। ठीक है ना, जो प्राथमिक संबंध की तरह व्यक्तिगत और भावनात्मक नहीं होते हैं। औपचारिक संबंध क्या होते हैं? तो इन संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव की कमी होती है और ये अक्सर एक विशिष्ट उद्देश्य या कार्य पर आधारित होते हैं, जैसे कि एक व्यावसायिक संबंध। ठीक है, चले अस्थायी संबंध क्या होते हैं? तो ऐसे संबंध जो समय के साथ बदल सकते हैं या समाप्त हो सकते हैं और वे व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर आधारित होते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी? लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें लघु समुदाय के बारे में पढ़ लीजिए। लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी। उन्होंने मैक्सिको के गांव का अध्ययन किया और इस अवधारणा को विकसित किया, जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भरता, सजातीयता और लघुता जैसी विशेषताओं पर जोर दिया। आपके एग्जाम में कई बार पूछेगा और पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा। जब आप नेक्स्ट लेवल पे पढ़ेंगे, यानी फर्स्ट ईयर है आपका, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जब आप जितने आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने किस गांव का अध्ययन किया था? मेक्सिको के गांव का अध्ययन किया था। उसके बाद उन्होंने लघु समुदाय की अवधारणा दी थी। ठीक है, चलें फर्स्ट सेमेस्टर आपका बेस होता है और बेस पे ही आपका सारी चीज़ें तैयार होती हैं। ठीक है, पुस्तक द सोशल आर्डर के लेखक हैं, द सोशल आर्डर के लेखक हैं रॉबर्ट ब्रेस्टेड। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक स्टेटमेंट है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? मैकाइवर और पेज ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले ध्यान से देखिएगा, मैकाइवर और पेज ने कहा कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, क्योंकि समिति व्यक्तियों का एक मूर्त समूह है, जबकि संस्था एक अमूर्त कार्य प्रणाली का या फिर व्यवस्था है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक समूह को उदग्र एवं क्षैतिज समूह में वर्गीकृत किया? मिलर ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले ध्यान दीजिएगा, उदग्र समूह, क्षैतिज समूह क्या होते हैं?
ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। सामाजिक समूह को उदग्र यानी वर्टिकल और क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल समूह में वर्गीकृत हर्बर्ट मिलर ने किया है। इस वर्गीकरण में उदग्र वे होते हैं जिनमें सदस्य सामाजिक स्तरों या श्रेणियों में विभक्त होते हैं, और क्षैतिज समूह वे होते हैं जिनके सदस्य सामाजिक रूप से समान स्तर पर होते हैं। जैसे उदग्र समूह वर्टिकल ग्रुप क्या है, इसमें विभिन्न सामाजिक स्तरों के व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, जैसे परिवार, धर्म आदि। क्षैतिज समूह हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स क्या होते हैं, तो इनमें समान स्तर या वर्ग के व्यक्ति होते हैं, जैसे मजदूर संघ हो गया, छात्र का संगठन हो गया, राजनीतिक संगठन हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीयक समूहों को शीत जगत का नाम किसने दिया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। शीत जगत का नाम द्वितीयक समूहों को किसने दिया है? लैंडिस महोदय ने द्वितीयक समूह को शीत जगत का नाम दिया है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। कैसे, चलिए समझाते हैं आपको। द्वितीयक समूह को शीत जगत का नाम लैंडिस ने दिया था। क्यों दिया था? तो द्वितीयक समूहों में घनिष्ठता का अभाव था, औपचारिकता के कारण। ठीक है, अभाव और औपचारिकता के कारण द्वितीयक समूहों का शीत जगत में जो नाम दिया है लैंडिस महोदय ने दिया है। ठीक है ना, किसकी कमी थी? द्वितीयक समूह में घनिष्ठता और औपचारिकता का, इसी कारण द्वितीयक समूह का नाम शीत जगत रख दिया लैंडिस महोदय ने। क्लियर हो गया ना? चले मैं सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो समुदाय अमूर्त है जबकि समाज मूर्त है, ये आपका गलत है। ठीक है, समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है, ये भी आपका बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्या कह रहा है? देखिए, समुदाय मूर्त होता है जबकि समाज क्या है? अमूर्त है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, औपचारिक समझौते पर आधारित संबंध जैसे नियोक्ता एवं कर्मचारी जाने जाते हैं, तो द्वितीयक संबंध से जाने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, क्या कह रहा है? औपचारिक समझौते पर आधारित संबंध, नियोक्ता एवं कर्मचारी, तो ये द्वितीयक संबंध से होंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने पढ़ाया आपको प्राथमिक, द्वितीयक और भी उसमें ऐड किए थे मैंने। अच्छे तरीके से आप अगर क्लास करेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए, औपचारिक समझौते पर आधारित नियोक्ता और कर्मचारी जैसे संबंध द्वितीयक संबंध के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये संबंध मुख्य रूप से एक अनुबंध या समझौते पर आधारित होते हैं और व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंधों से अलग होते हैं। प्राथमिक संबंध परिवार और दोस्तों के बीच होते हैं, जबकि द्वितीयक संबंध व्यावसायिक और औपचारिक होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलें, नेक्स्ट है कि वह अवधारणा या फिर वह शब्द जो समाज में लोगों को एकजुट करने वाले साझा मूल्यों, विश्वासों और मानदंडों का वर्णन करता है, तो वह आपका संस्कृति करता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह से मेरा आशय उनसे है जिसमें घनिष्ठ आमने सामने के संबंध एवं सहयोग की प्रमुख विशेषता है। उपरोक्त कथन संबंधित है। ये जो स्टेटमेंट है चार्ल्स कूले से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। देखें, यह परिभाषा समाजशास्त्री चार्ल्स कूले द्वारा दी गई है, जिन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी, जिसमें घनिष्ठ आमने सामने के संबंध और सहयोगी शामिल होते हैं, जैसे परिवार और घनिष्ठ मित्र समूह। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष उद्देश्य या सीमित संख्या के उद्देश्य के लिए एकत्रित या फिर एकजुट हुए लोगों को कहते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? समिति या फिर संघ कह सकते हैं। कह सकते हैं नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिनमें घनिष्ठता की कमी का अनुभव होता है। यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट दिया है आगबर्न तथा निमकाफ महोदय ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देखें, आगबर्न और निमकाफ ने द्वितीय समूहों यानी सेकेंडरी ग्रुप्स की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि इनमें सदस्यों के बीच घनिष्ठता और व्यक्तिगत संबंधों की कमी होती है। ये समूह औपचारिक, उद्देश्यपरक और अस्थायी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएस घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताएं बताई हैं? 6 विशेषताएं बताई हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। तो 6 विशेषताएं कौन कौन सी हैं गुरुजी? चलिए बताते हैं आपको।
6 विशेषताएं। पहला है समाज का खंडात्मक विभाजन। समाज विभिन्न खंडों यानी जातियों में विभाजित होता है जिनकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है, पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता है पदानुक्रम, हायरार्की। जातियां ऊंच नीच के क्रम में व्यवस्थित होती हैं जिनमें कुछ जातियां दूसरों से श्रेष्ठ मानी जाती हैं। तीसरा है खान पान और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। विभिन्न जातियों के बीच खान पान और सामाजिक मेलजोल के नियम और प्रतिबंध होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चौथा है देखिए नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार। कुछ जातियों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं जबकि अन्य को कुछ धार्मिक या नागरिक गतिविधियों से वंचित रखा जाता है। नेक्स्ट है पेशा या व्यवसाय का अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। पारस्परिक रूप से जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति का अपना निश्चित पेशा होता था और व्यवसाय के चुनाव पर प्रतिबंध होते थे। ठीक है। विवाह पर प्रतिबंध। जाति के भीतर ही विवाह करने का नियम यानी अंतर विवाह सबसे कठोर नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि स्टेटमेंट है ये, सभ्यता सदैव आगे बढ़ती रहती है परंतु संस्कृति नहीं। ये स्टेटमेंट माइकाई एवं पेज का है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति का घटक नहीं है। संस्कृति का घटक कौन सा नहीं है? प्रौद्योगिकी, विश्वास, भाषा, ये सभी है। जलवायु नहीं है संस्कृति का घटक। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिमिटिव कल्चर नामक पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ईबी टायलर ने, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक ईबी टायलर है। यह 1871 में प्रकाशित हुई एक महत्वपूर्ण मानव विज्ञानी पुस्तक है, सॉरी फॉर दिस, जिसने सांस्कृतिक विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा, यह स्टेटमेंट किसका है कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। तो यह हर्ट्ज़कोविच का ये स्टेटमेंट है, ध्यान में रखेंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, पर संस्कृति ग्रहण संबोधित करती है किसको? संस्कृति में परिवर्तन को संबोधित करती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। कैसे? पर संस्कृति ग्रहण क्या है, चलिए देखते हैं। पर संस्कृति ग्रहण से तात्पर्य वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति, परिवार या सांस्कृतिक समूह अपनी मूल्य संस्कृति से दूसरी विभिन्न संस्कृति के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों, विचारों, विश्वासों और व्यवहार के प्रतिमानों को ग्रहण करते हुए जीवन पद्धति संस्कृति में परिवर्तन करते हैं। इनका मुख्य फोकस संस्कृति में परिवर्तन और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव पर होता है, न कि केवल सामाजिक संरचना, राजतंत्र या अन्य क्षेत्र पर। इसलिए पर संस्कृति ग्रहण मुख्यतः संस्कृति में परिवर्तन को संबोधित करता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दिया है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? अकबर्न महोदय ने, बी ऑप्शन आपका राइट है। सांस्कृतिक विलंबना क्या होता है गुरुजी? चलो बताते हैं। देखें, सांस्कृतिक विलंबना यानी कल्चरल लैग की अवधारणा विलियम एफ अकबर्न ने दी थी। यह तब होता है, यानी सांस्कृतिक विलंबना तब होती है जब संस्कृति दो परस्पर निर्भर हिस्सों के बीच परिवर्तन की दर असमान होती है, जिससे कुसमायोजन होता है। अकबर्न के अनुसार भौतिक संस्कृति जैसे प्रौद्योगिकी आमतौर पर गैर भौतिक संस्कृति जैसे सामाजिक मूल्यों और मानदंडों से अधिक तेजी से बदलती है। ठीक है। अकबर्न ने 1922 में अपनी पुस्तक सोशल चेंज यानी सोशल चेंज में इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था। आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। सोशल चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? अकबर्न महोदय। ठीक है। उन्होंने संस्कृति को दो श्रेणियों में बांटा है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। ठीक है। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।